हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो हम लोग आधुनिक भारत का एक सीरीज कर रहे थे जिसमें ये तीसरी वीडियो होने वाली है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा एवं हाथापाई किस तरह से हुआ था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शाहजहाँ एवं पुर्तगाली के आगे हम लोग देखने और समझने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करते हैं। तो शाहजहाँ एवं पुर्तगाली, यह शाहजहाँ का शासनकाल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुगल भारत के लोगों का ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहाँ द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी, जब उन्होंने रानी मुमताज़ महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया था। ठीक है, तो इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जिसको देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। 1498 ईस्वी में कौन सी घटना होती है? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की थी। उसके बाद 1503 ईस्वी में, ये जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है इसको देख लेते हैं। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया था। फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया था। इसको भी 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि 1509 ईस्वी में क्या होता है कि अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया था। नेक्स्ट 1509 में क्या हुआ था कि अल्फांस डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया था और अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं 1511 में क्या हुआ था। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया था। फिर 1515 ईस्वी में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था और वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी 1515 ईस्वी में। 1530 ईस्वी की घटना है कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। फिर 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 ईस्वी में 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता हुआ। तो ये क्या है? पुर्तगालियों का एक घटनाक्रम है कि किस ईस्वी में पुर्तगालियों ने कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाए थे। 1596 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया। 1612 ईस्वी में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना स्थापित किया। 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। 1659 ईस्वी में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। तो ये कुछ पुर्तगालियों के इम्पोर्टेंट घटनाक्रम थे जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पुर्तगालियों की गतिविधियाँ। 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूर पर ही था और वहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पतन हुगली की ओर प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से आरोपित करना शुरू कर दिया कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया।
ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कहता है कि अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार भी शुरू किए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे कहता है हुगली पर अधिकार। 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, न तो दीवार थी और न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पूछता था जो ज़्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम को 1.5 लाख की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने तक यानी कि 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ ही किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मारे गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को ही बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने का दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो गया। आगे देखते हैं। आगे है पुर्तगालों का पतन। अब देखेंगे पुर्तगालों का पतन किस प्रकार से हुआ। 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। पहला कारण ये था कि 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। दूसरा कारण था कि 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेज़ों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई थी। तीसरा है कारण कि पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों में उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कारण दिया है कि समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। नेक्स्ट कहता है कि पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। अगला कारण था कि धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया। अगला कारण है कि फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अगला कारण है कि पुर्तगालियों ने स्वयं को एक अधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों जैसे उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया। अगला कारण है कि भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता थी। अगला कारण है कि उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। अगला कारण है कि उन्होंने डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। आगे है कि वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। अगला कारण है कि ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया था। आगे कहता है कि पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। आगे देख लेते हैं। आगे कारण है कि पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। ये तो जितने भी इन्फॉर्मेशन थे सब पुर्तगालीज के बारे में थे। अब हम जो इन्फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है डच के बारे में। डच के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आता है कि डचों का आगमन और उनकी गतिविधियाँ क्या थी। डचों का आगमन कैसे हुआ और उनकी गतिविधियाँ क्या थी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया।
16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाज़ारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। ठीक है। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज़ था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि हल्की थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज़ भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेनवासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। आगे कहता है कि डचों ने अंग्रेज़ों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 ईस्वी में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुए। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। आगे देख लेते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डचों द्वारा जो कंपनी बैठाई गई उसकी स्थापना किस तरह से हुई। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। उसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई। मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी विंगडे ओस्ट इंडीज कंपनी VOC की कुल आरंभिक पूंजी 6500 गिल्डर थी, इतना गिल्डर थी। ठीक है। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटाविया में स्थित था। भारत में डच फैक्ट्री की स्थापना। भारत में देखेंगे कि डच फैक्ट्री की स्थापना कैसे हुई। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौतियाँ देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों का स्थापना की। भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित गैलरिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियाँ अदुर्गीकृत थी। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, 1610 ईस्वी में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, 1645 ईस्वी में करिकल में, 1653 ईस्वी में चिंसूरा में, 1658 ईस्वी में कासिम बाजार में, पटना इसको बोलते हैं, 1658 ईस्वी में कासिम बाजार में पटना, बारासूर नेगापट्टनम में 1663 में, कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो 1663 में कहाँ पर स्थापित की? कोचीन में। तो इतने जगह भारत में इन्होंने डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी। भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के क्षेत्रों पर ही अपना प्रभुत्व था उसका, भारत के बाहर जितने भी समीपवर्ती क्षेत्र थे उन पर भी डचों का अपना अधिकार हो गया था। डचों ने 1605 ईस्वी में अम्बियोना, 1619 में मसाला द्वीप तथा 1658 ईस्वी में श्रीलंका को भी जीत लिया। ठीक है। 1641 ईस्वी में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई, यानी कि फाइनली 1641 में क्या होता है, पुर्तगाली लोग की हार हो जाती है मलक्का में। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली।
गोलकुंडा का सुल्तान जिंजी, मदुरई और तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोचीन के मुटा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पूड़ाकड़ और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एक अधिकार, यानी कि वहाँ पे मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के लिए व्यापार के लिए एक अधिकार मिल चुका था डचों को। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। आगे देखते हैं पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार। किस तरह से जो पहले से आए हुए पुर्तगाली थे उन पर डचों ने किस प्रकार से प्रहार किया। डचों की व्यापारिक संस्था वो एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा अस्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 ईस्वी में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया और 1659 ईस्वी में तंजौर तट पर स्थित नेगापट्टम डचों ने पुर्तगालियों से जीता। अब हम लोग देखेंगे कि डच व्यापार किस तरह से होता था। तो डच व्यापार एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूँकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः डचों का वह मुख्य केंद्र बन गया। इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में सेड्रासपट्टम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाज़ों पर प्रहार किए और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किए। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सूरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम, सूती वस्त्र को जावा, चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उससे सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया था। अब देखेंगे डच अंग्रेज संघर्ष किस तरह से हुआ था। डच अंग्रेज संघर्ष समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूर्व में मसाले के व्यापार पर एक अधिकार सुनिश्चित कर लिया था। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया था। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों गोवा, मालाबार और के कारखाने और श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया और 1655-56 में कोलंबो और 1659 से 63 में कोचीन पर कब्जा हासिल कर लिया गया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना घाट और मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल, बिहार में साल्ट पीटर, सोरा जिसको बोलते थे, और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्रों में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी थी। तीसरे एंग्लो डच युद्ध में सूरत और बम्बे की
अंग्रेज़ों की नई बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे थे। 2-3 अंग्रेजी जहाज़ों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक ही सीमित रहकर रह गई। अब देखेंगे कि डचों का आखिर पतन कैसे हुआ। लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा। परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों एवं अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ से डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। आगे कहता है, डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ही कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। आगे कहता है कि हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीनता रहा था और उसके पास साधनों की प्रचुरता रही थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्ति की वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया के मसारों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा था। आगे कहता है कि यूरोप में अपनी स्थिति को खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकता था, और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में ह्रास कर लिया था और इसी कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अंग्रेजों के आगमन और उसकी सफलता के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।